For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं एफसीआरए एक्ट। फुल फॉर्म अगर मैं कहूं, वो है आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बहुत एक इंपॉर्टेंट कानून रहता है, बहुत एक आसान कानून है। और आज की इस वीडियो के एंड तक आई एम वेरी श्योर कि आपको इस पूरे कानून के ऊपर एक बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। बस आप ये रिवीजन मेरे साथ डिवोट करिएगा एंड एक बहुत अच्छी ग्रिप आप यहां पर एक्वायर करेंगे। बेटा, कानून बहुत आसान तो है, बस इस कानून में एक ही दिक्कत है। इस कानून में दिक्कत कहां आती है? अगर आप इस कानून के बैकग्राउंड में नहीं जाओगे कि ये कानून बना क्यों है, इस कानून को बनाने का पर्पस क्या है और ये कानून कब लगता है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बिकॉज ये कानून किस चीज से डील कर रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और हमने एक और चीज क्या सीखी है कि अगर फॉरेन से कभी भी कोई पैसा आता है तो हमारे देश में कानून है फेमा, वो अप्लाई कर जाता है। तो जब ऑलरेडी हमारे देश में फेमा था तो एफसीआरए एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हमें एक ऐसा एक्ट क्यों बनाना पड़ा जो फॉरेन से आने वाली कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करना चाह रहा है? उसका पर्पस बेसिकली क्या रहा? तो बेटा, इस एक्ट का पर्पस कहीं ना कहीं क्या है? हमारे देश की जो हार्मनी है उसे बनाए रखना, हमारे देश के ऊपर बाहर की सोर्सेस अपना कंट्रोल ना एक्वायर कर पाए, हमारे देश में दंगे मंगे ना हो पाए, हमारे देश में एक डिसहार्मनी क्रिएट ना हो, उस चीज को रोकने के लिए आपका एक कानून बनाया जाता है। क्योंकि बेटा, आज इंडिया के अंदर क्या कियोस क्रिएट करवाने में, क्या दंगे करवाने में, क्या बाहर की फोर्सेस का हाथ हो सकता है? यस, हमारे इतने सारे एनिमीज हैं। और आज बेटा, अगर इंडिया में कभी भी दंगे मंगे होने, वो ये काम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आज बाहर की किसी रिसोर्स को चाहिए कि वो इंडिया में आज दंगे करवा दे, एक दिन के अंदर वो ये काम कर सकते हैं। कैसे? अगर बेटा वो हमारे मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कर ले, वो हमारे मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करके आज सारे टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे देश के बारे में गलत बोलने वाली न्यूज़ेस टेलीकास्ट करवा देते हैं, हमारे देश के बारे में सारे न्यूज चैनल्स पर गलत बोला जा रहा है, तो बेटा क्या देश के अंदर दंगे हो सकते हैं? यस, एक बहुत बड़ी डिसहार्मनी यहां पर क्रिएट हो सकती है। अगर बेटा बाहर की फोर्सेस हमारे देश के नेताओं को कंट्रोल कर ले, तो बेटा अगर हमारे देश के नेताओं ही इनके कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे तो एक तरह से पूरा देश इनके कंट्रोल में आ जाएगा। बाहर की बेटा जो फॉरेन सोर्सेस या फॉरेन आपकी फोर्सेस हैं, अगर बेटा वो हमारे देश के जजेस को कंट्रोल कर ले, तो क्या हमारे देश की जनता को कभी भी देश में मिलने वाले न्याय के ऊपर भरोसा हो पाएगा? द आंसर इज नो। तो बेटा आज ये कानून इसी चीज के लिए बनाया गया कि हमारे देश में जो ये सारे लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ये वो लोग हैं जिनको बाहर के सोर्सेस हमेशा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे। इस चीज के लिए कानून बना है। अब सवाल उठता है बेटा, कोई भी फॉरेन सोर्स हमारे देश के नेताओं को, जजेस को अगर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करना चाह रहे, वो कैसे करेगा? तो बेटा आज के दिन में किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का होता है? पैसे का। तो इसलिए कानून क्या कह रहा है? अगर किसी भी फॉरेन सोर्स से हमारे देश में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जिससे हमारे देश के अंदर एक डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है, अगर बाहर से कोई चंदा बंदा आएगा, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। और बेटा किस टाइप के लोगों को यहां पर कंट्रोल किया गया, पढ़ेंगे हम चैप्टर में आगे। जैसे कि आपके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इस टाइप की एंटिटीज को यहां पर कवर किया गया। साथ ही साथ ये चैप्टर एक और टाइप की एंटिटीज को कवर करता है, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो बेटा एनजीओ का काम तो करती हैं और हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, पर कुछ कुछ एनजीओ ऐसी हो सकती हैं जो एनजीओ की आड़ में कि वो दिखा तो रहे हैं कि हम एनजीओ हैं। अब एनजीओ होने से होता क्या है? जैसे ही वो एनजीओ बनेंगे, उन्हें लॉस के अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है और वो एनजीओ की तरह काम कर रही है, तो उसके लिए हमारे कानूनों की काफी सारी बातें एग्जम्प्ट है, क्योंकि हमारी सरकार कहती है जी एनजीओ है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अच्छा काम कर रही है, चलो हम इसको लॉ से करते हैं एग्जम्प्ट। अब होता क्या है? जैसे उनके ऊपर लॉस एग्जम्प्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और वो एनजीओ की आड़ में हमारे देश में गलत काम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कानून इस चीज को भी रेगुलेट या प्रोहिबिट करता है कि जो एनजीओज होती हैं, अगर वो भी बाहर से कोई चंदा बंदा रिसीव करना चाह रही हैं, उनके ऊपर भी बैन या प्रोहिबिशन या रेगुलेशन लगाने के लिए ये वाला कानून आपका बनाया गया। थोड़ा इस टाइप की फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कानून बनाए। आई होप आपको इस कानून का थीम थोड़ा सा समझ में आया हो कि क्यों ये कानून बनाना जरूरी था। तो बेटा ये कानून अप्लाई कब करेगा? ये कानून अप्लाई कब करता है बेटा? आज ये कानून का बेसिक पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये है बेटा हमारा भारत देश और ये है बाकी की दुनिया। अगर कोई भी फॉरेन सोर्स आज इंडिया में पैसा भेजना चाह रहा है, कंट्रीब्यूशन भेजना चाह रहा है, इस टाइप की फैसिलिटीज देना चाह रहा है, तो उन चीजों को रेगुलेट या प्रोहिबिट करने के लिए एफसीआरए एक्ट बना है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? इसी एक्ट का प्रीएम्बल साफ साफ ये बात बोलता है कि ये कानून बना ही क्यों है? टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द रिसीट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कि जी अगर बाहर से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उस चीज को ये कानून रेगुलेट करेगा या प्रोहिबिट करेगा। तो कुछ केसेस में तो कह देगा कि जी ये काम आप कर ही नहीं सकते, कुछ केसेस में कहेगा ये काम कर तो लेना पर आपको कुछ अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेंगे। तो रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन के लिए कानून बना है। या बेटा बाहर से आपको क्या रिसीव हो रही है? आपको पैसा वैसा तो नहीं आ रहा, कंट्रीब्यूशन तो नहीं आ रहा, पर यू आर रिसीविंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। कि जी हमारे देश के जजेस, हमारे देश के नेता लोग बाहर घूमने जा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहे हैं जी आइए आप कृपया हमारे यहां ठहरिए,
आपके लिए बढ़िया सा 7 स्टार होटल बुक करेंगे, सारी लेविश फैसिलिटीज देंगे, बढ़िया सी आपको आपकी बिजनेस क्लास की टिकट बुक कराएंगे। आप चिंता मत करिए, सारी लग्जरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर बेटा पाकिस्तान ये सारी लग्जरी लेट से हमारे किसी जज को प्रोवाइड कर देता है और बाद में हमारे जज इंडिया में किसी पाकिस्तान के पर्सन के लिए कोई जजमेंट सुनाने जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? शायद हाँ। वो कहेंगे जी पीछे मैं घूमने तो गया था और वहां पर मैंने उनसे हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर ली थी, मेरी एयरलाइंस की टिकट उन्होंने बुक करवाई, मेरा होटल का स्टे उन्होंने बुक करवाया, मेरा सारा ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, मेरे को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना था, फ्री में फैसिलिटीज दी। तो वो इस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और आज इस चीज से इन्फ्लुएंस होकर वो एक गलत जजमेंट पास कर सकते हैं। इसलिए कानून इस चीज को भी रेगुलेट कर रहा है कि आज अगर इंडिया के अंदर कुछ प्रिस्क्राइब लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ये कानून प्राइमरली इन दो चीजों पर लगता है। और ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी कहां से आ रहे हैं? फॉरेन से। दैट इज ये कहां से आया हो? किसी फॉरेन सोर्स से। तो बेटा ये तीन टर्म्स के ऊपर आपको ग्रिप बनाना बेहद जरूरी है कि जी फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है और फॉरेन सोर्स क्या होता है, कि बाहर का कौन कौन सा सोर्स यहां पर कवर होगा। तो बेटा लॉ ने सबसे पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन किया? तो लॉ ने कहा जी बाहर से अगर इंडिया में कुछ लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन के अंदर आ सकती है तीन चीजें, ACS। सर व्हाट डू यू मीन बाय ACS? कि जी बाहर से कोई डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर हुई है ACS की, वेयर A स्टैंड्स फॉर एनी आर्टिकल, कि आपको बाहर से कोई आर्टिकल रिसीव हो गया, कोई महंगी घड़ी मिल गई, कोई गाड़ी मिल गई, कोई और आर्टिकल आप रिसीव करते हो, वो सब यहां पर कवर्ड है। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स एज वेल, कि अगर आपको बाहर से पर्सनल यूज के लिए कोई गिफ्ट मिलता है और उसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख है, तो हमारी सरकार कहती है जी इसकी वजह से कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा। तो 1 लाख रुपीज तक का गिफ्ट आप अगर बाहर से रिसीव करते हो, ये अलाउड है, बिकॉज इसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखना, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन से ही बाहर है। तो अगर किसी भी पर्सन को, जो भी लोग इस एक्ट के दायरे में कवर्ड है, अगर उनमें से किसी भी पर्सन को अपने पर्सनल यूज के लिए फॉरेन सोर्स से 1 लाख रुपीज तक का गिफ्ट मिलेगा, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या FC इटसेल्फ। सी से क्या बेटा? करेंसी। आपको बाहर से रुपीज मिल गए, डॉलर्स मिल गए, कोई और करेंसी मिल गई, वो भी यहां पर कवर्ड है। या बाहर से बेटा कोई शेयर्स वगैरह मिल गए, तो आपको फ्री में कोई शेयर्स मिल गए, डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स मिल गए, तो ACS, ये तीनों चीजों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना गया। और बेटा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब आया? आपको ऑफर इन कैश या काइंड मिला है, फ्री ट्रेवल का, बोर्डिंग लॉजिक ट्रांसपोर्ट का, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का, या बहुत सस्ते में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये सब आ जाता है आपका फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में। तो आई होप ये बेसिक इस एक्ट का क्या है, क्यों ये कानून बना, उसका एक फ्लेवर या हिंट आपको यहां पर मिल गया होगा। विद ऑल दिस बैकग्राउंड आते हैं बेटा और इस एक्ट की रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के लिए वंस अगेन मैं अपनी CA फाइनल की कॉम्पैक्ट बुक यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। तो जी आते हैं और इस एक्ट को करते हैं रिवाइज। सबसे पहला है बेटा इस एक्ट का प्रीएम्बल, कि ये कानून बना क्यों है। दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉ टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज वेल एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, एंड उसी से कनेक्टेड मैटर से ये वाला कानून आपका डील करता है। और सर ये कानून अप्लाई कहां का करेगा? बेटा दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। आज इंडिया का कोई सिटीजन बाहर जाकर सेटल है, उस पर भी ये कानून की बातें लग सकती हैं। एंड साथ ही साथ अगर इंडिया के किसी पर्सन की ब्रांच या सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, वहां पर भी ये कानून लगेगा। फॉर एग्जांपल बेटा ये कानून कहते हैं इंडिया में कोई भी मीडिया कंपनी है, न्यूज़पेपर एजेंसी है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेट से रिसीव नहीं करेगी। उसने बेटा अपनी कोई ब्रांच बाहर खोल रखी है, तो क्या वो ब्रांच भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर पाएगी? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो उन ब्रांचेस के ऊपर भी ये कानून आपका कर जाएगा अप्लाई। अगली बात है बेटा मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन। हमने क्या जाना जी? कोई भी डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर जो आपको किसी फॉरेन सोर्स से आया है, किस चीज का? ACS का, जिसमें A स्टैंड्स फॉर आर्टिकल। पर अगर 1 लाख रुपए का गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए मिला, वो यहां पर एक्सक्लूडेड है। C से बना करेंसी, S से बन गया आपका सिक्योरिटी। और ये सब आपको रिसीव कहां से होगा? किसी फॉरेन सोर्स से। फॉरेन सोर्स में क्या क्या आएगा सीखेंगे। पर यहां पर बेटा जब हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब पढ़ा था, 3 एक्सप्लेनेशन आती है और उन्होंने कुछ बातों को किया क्लैरिफाई। सबसे पहले बेटा एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल बेटा आज इंडिया है, इंडिया में कोई जज साहब है जिनके ऊपर FCRA एक्ट की बातें लग रही हैं, और जज साहब कह रहे जी मैं तो बाहर से ऐसी ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जज साहब ने बेटा मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हर्ष सर क्या आप भी कोई MLA MP जज वगैरह? मैंने कहा नहीं जी जज साहब हम तो बड़े आम से नागरिक हैं। तो वो कह रहे जी देखिए आपके ऊपर FCRA एक्ट की बातें नहीं लगती। मैंने कहा जी मेरे ऊपर FCRA एक्ट नहीं लगता, क्योंकि FCRA एक्ट सिर्फ कुछ प्रिस्क्राइब लोगों को अपने दायरे में कवर कर रहा है। तो जज साहब ने क्या कहा, हर्ष सर क्या आप मेरे बिहाफ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से रिसीव करके क्या वो पैसा मुझे पास ऑन कर दोगे? मैंने कहा जज साहब इससे क्या होगा? उन्होंने कहा जी देखो आप जब पैसा रिसीव करोगे आप पर FCRA लगता नहीं है, और आप जब मुझे पैसा ट्रांसफर करोगे वो FCRA के दायरे की ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो बेटा उन्होंने इनडायरेक्टली वो पैसा रिसीव करने की कोशिश करी, तो बेटा FCRA एक्ट ने इसको भी बैन किया हुआ है। क्या कहा जी? डोनेशन, ट्रांसफर या डिलीवरी ऑफ ACS by a person who has received it from foreign source shall also be deemed to be foreign contribution। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली एक्सप्लेनेशन क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल जज साहब को इंडिया के बाहर से लेट से 100 करोड़ रुपए यहां पर रिसीव हुए,
और उन्होंने इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके उन्होंने 10 करोड़ रुपया ब्याज कमाया। तो ध्यान रखना, जो आप उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाओगे, डिविडेंड इनकम कमाओगे, या उस पैसे को कहीं बिजनेस में लगाकर उससे कमाई कर रहे हो, ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। सिर्फ इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जज साहब ने जो 100 करोड़ रिसीव किया था, लेट्स प्रिज्यूम उन्होंने एफसीआरए एक्ट की बातों को तोड़ते हुए रिसीव किया था, तो ये कानून आगे क्या कहेगा? अगर आप इस तरीके से अनऑथराइज्ड मैनर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे तो सरकार आपका वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब्त कर सकती है। इट कैन बी कॉन्फिस्केटेड। तो बेटा यहां पर सिर्फ 100 करोड़ कॉन्फिस्केट होगा, या ये 10 करोड़ भी हो जाएगा, दोनों, बिकॉज वो भी आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसा रिसीव करके अगर उस पर आपने कोई पैसा कमाया है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में कवर्ड है। बट लास्टली बेटा एक बात बताना, आज इंडिया में कोई जज साहब है जिन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लीगल केसेस का। आज यूएसए में बेटा किसी कंपनी का कोई केस चल रहा था, लेट्स से एप्पल, और आज उन्हें कोई लीगल एडवाइस चाहिए थी और उन्होंने इंडिया के एक जज से लीगल एडवाइस मांगी। और बेटा लीगल एडवाइस फ्री में तो मिलती नहीं, हमारे देश में इसके लिए पे करना पड़ता है। तो बेटा यूएस की कंपनी ने जज साहब को ये लीगल एडवाइस के लिए लेट्स से 1 करोड़ रुपए की फीस पे करी। तो बेटा क्या ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट माना जाना चाहिए? द आंसर इज नो। इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दायरे से बाहर रखा गया। और लास्ट एक्सप्लेनेशन ने क्या कहा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स by way of fee or cost towards goods या services rendered in the ordinary course of business shall be excluded। तो ये बेटा आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दायरे से बाहर है। तो ये आपका मीनिंग आ गया ऑफ द टर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगला ये किस पर लगता है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब आपको फॉरेन सोर्स से कोई फ्री ट्रैवल की, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट या कोई फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, इस टाइप की अगर फैसिलिटीज मिल रही है, ये आपका आ जाता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। पर ध्यान रखना, कोई भी कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी पर ये कानून लगता कब है? या तो वो कंट्रीब्यूशन आया हो फॉरेन सोर्स से, या वो हॉस्पिटैलिटी आई हो फॉरेन सोर्स से। और यहां पर बेटा फॉरेन सोर्स को भी लॉ ने किया डिफाइन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉरेन सोर्स का क्या मतलब है? बाहर का कोई भी सोर्स, फॉर एग्जांपल बेटा बाहर की कोई गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है, वो भी यहां पर कवर्ड है। आपको किसी इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा या हॉस्पिटैलिटी मिल रहा है, वो भी कवर्ड है। बस यहां पर कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज को किया गया है एक्सक्लूड। एजेंसीज लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या कोई भी ऐसी एजेंसी जिसको सीजी करेगा नोटिफाई। तो बेटा कुछ ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिन्हें फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। इसका मीनिंग क्या है? अगर इंडिया का कोई जज, एमएलए, एमपी इन एजेंसी से अगर कोई कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी रिसीव करेगा, चलेगा, बिकॉज ये फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन से बाहर है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन कवर्ड है, वर्ल्ड बैंक कवर्ड है, आईएमएफ कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीजी टाइम टू टाइम लिस्ट निकाल के बहुत सारी एंटिटीज को यहां पर नोटिफाई करता है। एज ऑफ नाउ यहां पर 117 एंटिटीज नोटिफाइड है, बट विद टाइम इट कैन चेंज। तो जिस भी इंटरनेशनल एजेंसी को सीजी नोटिफाई कर देगा, अगर आपने उनसे कोई कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी रिसीव किया, चलेगा, बिकॉज वो फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन से बाहर है। और क्या आ जाएगा बेटा फॉरेन सोर्स में? फॉरेन सोर्स में बेटा कोई फॉरेन कंपनी भी कवर्ड है, और लॉ मेकर ने फॉरेन कंपनी को भी यहां पर डिफाइन किया। ध्यान रखना, यहां पर जो फॉरेन कंपनी का मीनिंग है, ये कंपनीज एक्ट वाली फॉरेन कंपनी के मीनिंग से थोड़ा अलग है। यहां पर फॉरेन कंपनी को लॉ अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा है, और फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, आप फॉरेन कंपनी हो। और इसमें हमने और किस चीज को इंक्लूड किया? किसी भी फॉरेन कंपनी जो कंपनीज एक्ट वाली फॉरेन कंपनी है, उसकी कोई फॉरेन सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल बेटा लेट सपोज अफ्रीका में कोई कंपनी थी, उसने मॉरिशस में अपनी कोई सब्सिडरी खोल रखी है, तो क्या वो सब्सिडरी भी फॉरेन कंपनी हो जाएगी? यस। कोई भी फॉरेन कंपनी का अगर रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनसे पैसा रिसीव करोगे। या आज अगर कोई एमएनसी भी है, वो भी यहां फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड है। और एमएनसी का मतलब क्या है बेटा? एमएनसी मतलब एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और वो 2 या 2 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, तब उसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोला जाएगा, तब वो कहलाता है एमएनसी। पर ध्यान रखना, वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए? इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड। फॉर एग्जांपल आज बेटा इंडिया के अंदर लेट्स से रिलायंस इंडिया के कानूनों में इनकॉर्पोरेटेड है, और रिलायंस भी दुनिया में बहुत सारे देशों में काम कर रही है, तो लेमन टर्म्स में रिलायंस एमएनसी है। पर क्या इंडिया के लिए रिलायंस को एफसीआर एक्ट में एमएनसी माना जाएगा? नहीं। मतलब आज अगर रिलायंस बीजेपी को या किसी पॉलिटिकल पर्सन को या पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाह रही है, वहां पर यह कानून नहीं लगेगा, बिकॉज वो एक इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी वो पैसा दे रही है, चलेगा। पर बेटा आज लेट्स सपोज कांग्रेस है, और आज कांग्रेस को देश के बाहर कहीं से किसी कंपनी से पैसा आ रहा है, तो बेटा क्या वो फॉरेन सोर्स में आ जाएगा? द आंसर इज यस। उस पर आपका एफसीआर एक्ट लग जाएगा। तो ये बेटा आपका मीनिंग आ गया ऑफ द टर्म फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी यहां कवर्ड है। और कौन कौन कवर्ड है फॉरेन सोर्स में? कंपनी या कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री या एमएनसी। तो बेटा फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये ऑलरेडी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड थे, फिर भी लॉ मेकर ने क्लियर कर दिया। अगला पॉइंट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किसको कवर किया जा रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर बेटा कवर्ड है इंडियन कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, पर उस कंपनी के आधे से ज्यादा नॉमिनल कैपिटल किसने लगा रखी है? बाहर के लोगों ने।
तो किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने, फॉरेन सिटीजन ने, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट सोसाइटी ने अगर बाहर के लोग इंडिया की किसी कंपनी का 50% से ज्यादा नॉमिनल कैपिटल होल्ड करे हुए है और वो कंपनी आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने की कोशिश कर रही है, बेटा वो भी एफसीआर एक्ट में कवर्ड है। पर एक चीज का ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल बेटा इंडिया में कोई आईटी कंपनी है और बाहर की किसी कंपनी ने इंडिया की आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे अपनी लेट्स से सब्सिडरी बना रखा है और आज वो इंडियन आईटी कंपनी इंडिया के अंदर चंदा बंदा देना चाह रही है, तब भी क्या उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि लॉ ने यहां पर एक छोटा सा बेनिफिट क्या दिया कि अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, बाहर के लोग उसमें 50 से ज्यादा होल्ड तो कर रहे हैं पर वो काम फेमा को कंप्लाई करते हुए हुआ है। मतलब फेमा ने कह रखा था लेट्स से कि आईटी सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है और उसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनी में बाहर के किसी पर्सन ने पैसा लगाकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है और यह काम फेमा के तहत हुआ है, फेमा के हिसाब से, तब बेटा वो कंपनी फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन से बाहर है। मतलब अगर ये इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्सन को चंदा बंदा देना चाह रही है, चलेगा, ये आपका अलाउड है। एंड फाइनली बेटा फॉरेन सोर्स में और किसको कवर किया गया? बाहर की कोई ट्रेड यूनियन है, बाहर का कोई ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, बाहर की कोई सोसाइटी, क्लब है। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, इंडिया के बाहर के सारे सिटीजन, दैट इज कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर वो भी पैसा देगा वो भी यहां पर कवर्ड है। तो ध्यान रखना बेटा यहां पर सिर्फ फॉरेन सिटीजन कवर्ड है, तो इसमें ध्यान कर रखना। फॉर एग्जांपल बेटा मैं इंडियन सिटीजन और इंडिया में रहता भी हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता हूं, मेरे उस ट्रांजैक्शन पर एफसीआर एक्ट नहीं लगेगा। पर बेटा लेट सपोज आज मैं इंडियन सिटीजन हूं पर मैं इंडिया के बाहर जाकर 1-2 साल के लिए स्टे कर रहा हूं, तो मैं एक नॉन रेजिडेंट बन गया। मैं क्या कहलाऊंगा? नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि मैं हूं तो नॉन रेजिडेंट पर मेरी सिटीजनशिप अभी भी इंडिया की है। अगर बेटा उस दौरान मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दूंगा, क्या वो फॉरेन सोर्स होगा? ध्यान रखना, द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर सिर्फ कौन कवर्ड है? ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन नहीं है और मैं आज के दिन में इंडिया का सिटीजन हूं। अगला कैसा है बेटा? मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में ही रहता था, पर मैं घर बार छोड़ के कनाडा सेटल हो गया और मैंने कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। ऐसे लोगों को बेटा बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि पहले तो आप इंडिया के सिटीजन कभी रहे थे पर आज आप बाहर जाकर सेटल हो गए हो और आज आपने इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर दी और बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। और बेटा ऐसा कोई इंसान अगर इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा, क्या वो फॉरेन सोर्स माना जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर सारे बाहर के सिटीजन कवर्ड है। तो अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं, पैसा दूंगा, नहीं कवर्ड। इंडियन सिटीजन हूं, बाहर रह रहा हूं पर सिटीजन इंडिया का ही हूं, तब भी मेरा फॉरेन सोर्स में नहीं आऊंगा। पर इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करके अगर मैंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली, तब ये वाला कानून आपका पक्का पक्का कर जाएगा अप्लाई। तो ये आपका मीनिंग आ गया ऑफ द टर्म फॉरेन सोर्स। एंड ये बेटा इस एक्ट के आए बेसिक्स, जहां पर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब जाना, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब जाना और फॉरेन सोर्स का मतलब यहां पर कवर्ड हुआ। अब आ जाते बेटा एक्ट की बातों पर कि एक्ट इन सब चीजों को रेगुलेट या प्रोहिबिट कैसे करता है, उसको समझते हैं। वो समझने के लिए बेटा मैंने आपका ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। इसके अंदर आपका इनडायरेक्टली एक पूरा चैप्टर समाया हुआ है, तो इस पूरे चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है इस एक पेज के अंदर समाई हुई है। तो इसी से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले बेटा हम यहां पर जो बातें सीखेंगे वो सीखेंगे हम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर हम बाद में आएंगे। पहले हम देख रहे हैं कि ये एक्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या क्या बातें बोल रहा है। तो बेटा अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो एफसीआर एक्ट के सेक्शन 6 ने क्या कहा? उसने कुछ लोगों पर लगाया एक प्रोहिबिशन या रेगुलेशन, और उन्होंने कहा जी अगर ये लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें हॉस्पिटैलिटी रिसीव करना अलाउड तो है पर इन्हें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन मतलब आप हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने के बाद नहीं कह सकते हाँ जी सीजी मैंने हॉस्पिटैलिटी रिसीव करेगी, चलेगा? नहीं जी, आपको अगर ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो आपको सीजी से प्रायर परमिशन लेना है। और बेटा यहां पर किन किन लोगों को कवर किया गया? क्या एफसीआर एक्ट हर पर्सन पर लग रहा है? नहीं, ये सिर्फ किस किन को कवर कर रहा है? यहां पर बेटा कवर है पर्संस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब एमपीज, एमएलए, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एम्प्लॉई ऑफिस बियरर है जो एमपी एमएलए तो नहीं है पर उस पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है, वो भी कवर्ड है। जजेस कवर्ड है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है एंड एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयू। तो आप देख पा रहे जी गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोगों को यहां पर कवर किया गया। तो अगर ऐसा किसी पर्सन को बाहर का कोई फॉरेन सोर्स हॉस्पिटैलिटी, प्री बोर्डिंग, लॉजिंग, टिकट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेगा तब उन्हें पहले सीजी से प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। पर एक चीज बताना बेटा, आज इंडिया में एक नेता है, वो नेता इंडिया के बाहर घूमने गए हुए थे, बाहर जब घूमने गए तो उनको हार्ट अटैक आ गया और बेटा आज उन्हें फटाफट से एक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और वहां की गवर्नमेंट कह रही है चिंता मत करिए, इंडिया के इतने बड़े नेता आप हो, हम आपको ये मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में दिलवाएंगे। तो बेटा क्या वो कहेंगे रुक जाओ जी पहले पर्चा भर दूं, सीजी से अपने देश की सरकार से परमिशन मांग लूं तब मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा? इज दैट पॉसिबल? द आंसर इज नो। इसलिए लॉ ने यहां पर एक एक्सेप्शन क्या बनाई, एंड दिस एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है कि जी अगर आपको बाहर कोई इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव होना है तो आप वो इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट बिना प्रायर परमिशन के भी रिसीव कर सकते हो।
और साथ में एक और बात क्या बोली गई, अगर आपका उस मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा 1 लाख तक का था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप जाओ, इलाज करवाओ, आ जाओ, किसी को कुछ नहीं बताना। पर अगर आपका वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा 1 लाख से ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आप सीजी से प्रायर परमिशन तो नहीं मांग पाओगे, पर क्योंकि खर्चा 1 लाख से ज्यादा हुआ है, आप अगले 1 महीने में सीजी को इंटीमेट जरूर कर देना। तो यहां पर लॉ ने क्या कहा, यहां पर आपको प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, पर अगर 1 लाख से ज्यादा आपका बाहर मेडिकल खर्चा हुआ है ट्रीटमेंट पर, तो ये वाली बात आप सीजी को विद इन नेक्स्ट 1 मंथ कर देंगे इंटीमेट। एंड बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो ये चैप्टर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए बस इतनी ही बातें बोलता है अंडर सेक्शन नंबर 6। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बातें बता तो यहां पर समाप्त। अब हम आ जाते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बातों पर कि एफसीआर एक्ट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या बातें बोली। तो बेटा फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ गया था, एसीएस। एसीएस मतलब आर्टिकल करेंसी या सिक्योरिटी। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाहर से बेटा पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपए तक का गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उस पर इस एक्ट की बात ही नहीं लगेगी। बाकी सारे केसेस यहां पर कवर्ड है। और बेटा अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए इस एक्ट ने क्या बोला, बेटा इस एक्ट ने 2 कैटेगरी ऑफ पर्संस को यहां पर किया डिवाइड। और एक्ट ने कहा जी कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड ही नहीं है, दैट इज जो ये लोगों की लिस्ट आ रही है। अगर ये सब लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहेंगे तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ एफसीआरए एक्ट दीज आर प्रोहिबिटेड। पर उसके बाद एफसीआरए ने कहा इनके अलावा कुछ बाकी ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड तो होगा, पर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन लेना होगा। दैट इज एफसीआरए एक्ट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बातें 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना ही नहीं अलाउड, फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें अलाउड तो है पर सीजी से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले तो वो लोग देखते हैं जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है प्रोहिबिटेड। और बेटा इस प्रोहिबिटेड पर्सन की लिस्ट में अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे पॉइंट पढ़े पढ़े लगेंगे। तो जी किन लोगों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड ही नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयू। तो बेटा जितने ये सारे इंडिविजुअल फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की लिस्ट में कवर्ड थे वही यहां फॉरेन कंट्रीब्यूशन में भी कवर किए गए। पर ध्यान रखना बेटा, क्या हॉस्पिटैलिटी कोई नॉन इंडिविजुअल रिसीव कर सकता है? क्या कोई कंपनी जाकर कह सकती है मैं होटल में ठहर के आई, कंपनी जाकर कह सकती है मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया? नहीं। इसलिए हॉस्पिटैलिटी की लिस्ट में सिर्फ इंडिविजुअल्स कवर्ड थे। पर बेटा क्या इंडिया की किसी कंपनी को बाहर से चंदा आ सकता है? यस। इंडिया की किसी सेक्शन 8 कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, क्या उसे बाहर से डोनेशन आ सकती है? यस। इसलिए कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल्स के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल पर्सन को भी कवर किया गया। और किस किस को कवर किया गया? एक तो बेटा कवर है पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, अगर ये बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाह रहे हैं, लॉ कह रहे हैं जी अलाउड ही नहीं, आप वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से रिसीव नहीं कर सकते, आपको इंडिया से ही चंदा डोनेट या पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर की है, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है पर पॉलिटिकल नेचर की, फॉर एग्जांपल आरएसएस। अगला पर्सन्स एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पर्सन एसोसिएटेड विद देम। तो बेटा जितना भी हमारा मीडिया ग्रुप है उनको भी यहां पर कवर किया गया है। तो अगर कोई मीडिया न्यूज या न्यूज़पेपर या मीडिया एजेंसी भी इंडिया के बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहती है, सेक्शन 3 कह रहा है जी अलाउड ही नहीं है। तो ध्यान रखना सेक्शन 3 ने इन सब लोगों पर लगा दिया है बैन, इनके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है प्रोहिबिटेड, मतलब कर ही नहीं सकते। पर जैसी बेटा सेक्शन 3 ने बात बोली, यहां पर लॉ मेकर ने बनाया सेक्शन 4। और लॉ मेकर ने कहा कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन केसेस में अगर इन्हें बाहर से इस फॉर्म में अगर पैसा मिलता है, इस फॉर्म में अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलती है, ये रिसीव करना आपको अलाउड है। फॉर एग्जांपल बेटा इंडिया का कोई न्यूज एजेंसी थी, न्यूज़पेपर का कोई कॉलमनिस्ट था, न्यूज़पेपर का कोई कार्टूनिस्ट था, और उसने आज इंडिया के बाहर किसी न्यूज एजेंसी के लिए कोई काम किया और उन्होंने उसको रेम्यूनरेट किया, तो आप जो सैलरी या रेम्यूनरेशन रिसीव करोगे चलेगा, ये रिसीव करना आपको एज पर सेक्शन 4 अलाउड है। आपने बेटा इंडिया के बाहर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी, जज साहब ने कोई एडवाइस दी और रूटीन बिजनेस में उन्हें बिजनेस इनकम के तौर पर कोई पैसा आया, चलेगा। आज बेटा इंडिया के किसी पर्सन को बाहर से कोई कमीशन मिल रही है, उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और बीच में एज एन एजेंट कमीशन कमाया, चलेगा। बाहर से आपको कोई गिफ्ट मिला, ध्यान रखना बेटा यहां पर गिफ्ट कब कवर्ड है? अगर इंडिया का कोई पर्सन किसी इंडियन डेलीगेशन के साथ बाहर किसी काम से गया है एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट इंडियन डेलीगेशन उसे कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तब वो है एक्सक्लूडेड। सर इंडियन डेलीगेशन मतलब फॉर एग्जांपल बेटा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बाहर गई, हमारी इंडियन हॉकी टीम बाहर गई और हमारे किसी नेता साहब ने उनको अकंपनी किया, और एज अ पार्ट ऑफ दैट इंडियन डेलीगेशन पूरी इंडियन डेलीगेशन को वहां पर गिफ्ट दिए गए और नेताजी को भी वहां पर गिफ्ट मिला, एज अ पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन आपको गिफ्ट रिसीव करना अलाउड होगा अप टू दैट अमाउंट जितना सीजी आपको कर देगी प्रिस्क्राइब। तो यहां पर बेटा सीजी टाइम टू टाइम आपको बताएगी एज पर सीजी रूल्स आप वो गिफ्ट रिसीव कर सकते हो। सर गिफ्ट तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, ध्यान रखना बेटा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कम नहीं था, अगर गिफ्ट आपने रिसीव किया था 1 लाख तक का तब वो एफसी की डेफिनेशन से बाहर था। पर अगर इससे ज्यादा का गिफ्ट ये सारे लोग रिसीव करना चाह रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन, चलेगा।
अगर आपको बाहर से कोई स्कॉलरशिप मिली है, फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर किसी न्यूज चैनल या मीडिया एजेंसी के किसी पर्सन ने बाहर जाकर कोई अच्छा काम किया और उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर स्कॉलरशिप दी गई, स्टाइपेंड दी गई, चलेगा। उन्होंने बाहर कोई इंटर्नशिप करी, किसी फोटोग्राफर के पास काम किया, चलेगा। अगला जी, फेमा के ऑफिशियल चैनल से पैसा मिला है, पर यहां पर बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट में रिसेंटली एफसीआर एक्ट में अमेंडमेंट भी आई थी, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। इसने क्या कहा, इन सब लोगों को जो सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड है, अगर इन लोगों को इंडिया के बाहर इनका कोई रिलेटिव रहता है और उस रिलेटिव से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रही है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड है। पहला मतलब, सर यहां पर रिलेटिव का क्या मीनिंग है, तो ध्यान रखना जी, एफसीआर एक्ट ने रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया, उन्होंने कहा जी एफसीआर एक्ट के लिए रिलेटिव में वही सब लोग आएंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कवर्ड थे। मतलब एफसीआर एक्ट के लिए रिलेटिव का मतलब क्या है, जो रिलेटिव का नहीं था कंपनीज एक्ट में। और बेटा कंपनीज एक्ट में रिलेटिव में कौन कौन आता था, हस्बैंड वाइफ, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ एंड डॉटर हस्बैंड, और सारे स्टेप रिलेशन कवर्ड होते हैं एक्सेप्ट द स्टेप रिलेशन ऑफ डॉटर। तो बेटा ये मीनिंग होता था रिलेटिव का अंडर कंपनीज एक्ट, सेम मीनिंग एफसीआर एक्ट में कवर्ड है। तो इंडिया में बेटा कोई जज साहब है, कोई नेताजी है, और वो कह रही जी मेरा रिलेटिव इंडिया के बाहर रहता है, वो बाहर के सिटीजन है, पर मैं उनसे पैसा रिसीव करना चाह रहा हूं, लॉ कह रहा है अलाउड है। और जी यहां पर लॉ ने एक बात और बोली, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। नेताजी या जज साहब है बेटा, और वो कह रहे हैं मैं इंडिया के बाहर से रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहा हूं और 1 लाख रुपए तक का रिसीव कर रहा हूं। तो बेटा अगर रिलेटिव से 1 लाख रुपए तक आए हैं, तो क्या नेताजी को ये सारी बातें पढ़ना, ध्यान रखना, पढ़ना ही नहीं, बिकॉज ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता। तो ऐसे केस में तो एफसीआर एक्ट आप पर लगेगा ही नहीं। नेताजी कह रहे जी मेरे को अपने रिलेटिव से 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा, क्या मैं रिसीव कर सकता हूं? हमने कहा जी हाँ जी कर सकते हो। उन्होंने कहा कितना कर सकता हूं? हमने कहा जितना मर्जी चाहो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना मर्जी चाहो आप कर सकते हो। पर लॉ ने बस क्या कहा कि अगर नेताजी उस गिफ्ट की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा या उसके इक्विवेलेंट है, तो ऐसे केस में आप वो रिसीव तो कर सकते हो, बस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले 3 महीने में ये बात बतानी पड़ेगी इन फॉर्म FC1। तो ध्यान रखना, ये पैसा रिसीव करना प्रोहिबिटेड नहीं है, पैसा तो आ जाएगा, पर अगर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा या उसके इक्विवेलेंट है, तो आपको बस सीजी को इंटीमेट करना है। सर यहां पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ध्यान रखना बेटा, 10 लाख से ज्यादा या इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, हो सकता है उन्हें रुपीस ना मिलकर डॉलर मिले हो सकता है कोई शेयर मिला हो सकता है कोई आर्टिकल मिला हो, कोई घड़ी मिल गई। तो जब आपने उन चीजों की वैल्यू निकाली, अगर वो वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तब आपको सीजी को यहां पर इंटीमेट करना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना जी, ये बात आई आपकी रिलेटिव्स के लिए कि नेताजी अगर आप अपने रिलेटिव से इस तरीके से पैसा रिसीव करोगे, तो ये पैसा रिसीव करना अलाउड है, पर अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो सीजी को कर देना इंटीमेट। ये आया बेटा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पहला एस्पेक्ट। जितनी बातें ये पढ़ी हैं बेटा, इनको एक बार कॉम्पैक्ट बुक से कंपाइल कर लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट बुक में सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 6 में इन लोगों को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए, पर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आप रिसीव कर सकते हो, पर अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो सीजी को 1 महीने में कर देना इंटीमेट। फिर हमने देखा बेटा सेक्शन 3 के ये सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से प्रोहिबिटेड है, पर सेक्शन 4 ने क्या कहा, कुछ ऐसे केसेस हैं जब इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड है। बेटा सेक्शन 4 की बातों के लिए इनकम टैक्स याद कर लेना, उन्हें कोई सैलरी इनकम मिली, बिजनेस इनकम मिली, या अदर सोर्सेज के तहत उन्हें कोई कमीशन इनकम मिल रही है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो भी यहां पर एक्सक्लूडेड है। रिलेटिव से कोई पैसा मिला वो भी एक्सक्लूडेड है। यहां पर ध्यान रखना, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपए से ज्यादा या उसके इक्विवेलेंट से रिसीव हो रही है, तो ऐसे केस में बस सीजी को इंटीमेट करना। और फाइनली जी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑफिशियल चैनल से पैसा रिसीव है, ये सब पैसा भी आपको अलाउड है। तो ध्यान रखना, सेक्शन 3 के लोगों के लिए सेक्शन 4 में आ जाती हैं बस कुछ एक्सेप्शन। तो ये सारी बातें बेटा एफसीआर एक्ट की हमने देखी। बस एफसीआर एक्ट की आखिरी एस्पेक्ट क्या, हमने बेटा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बातें पढ़ ली सेक्शन 6 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बातें पढ़ ली सेक्शन 3 वाले लोगों के लिए कि नॉर्मली दे आर प्रोहिबिटेड, पर सेक्शन 4 के हिसाब से दे कैन रिसीव द अमाउंट। अब आ रहा है फाइनल लेग सेक्शन 11, और बेटा सेक्शन 11 ऑफ द एफसीआरए ने क्या कहा, यहां पर सेक्शन 11 ने कहा जी इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम एफसीआरए के दायरे में कवर कर रहे हैं। किनको? एनी पर्सन जो कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ। तो ऐसे लोगों को अगर बाहर से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए या तो सीजी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन। तो बेटा अगले एस्पेक्ट ने क्या कहा, आ जाते हैं उस डायग्राम पर। अगले एस्पेक्ट ने कहा जी सेक्शन 11 में कि आज अगर इंडिया में कोई भी पर्सन कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम ये सब रन करना चाह रहे हैं, तो जी इनको पहले सीजी से लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन। अब सर यहां पर ये जो वर्ड पर्सन है,
पर्सन को भी एफसीआरए ने डिफाइन किया, उन्होंने कहा जी पर्सन में कोई इंडिविजुअल, एचईएफ, एसोसिएशन, सेक्शन 8 कंपनी कुछ भी आ सकता है। तो जी अगर ये लोग इंडिया में एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम चला रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो इन लोगों को अगर बाहर से चंदा आ रहा है चलेगा, आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव तो कर सकते हो, पर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए या तो सीजी से लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, या सीजी से लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन। अब सर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन में क्या अंतर है समझना। बेटा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी को भी कब मिलेगा, जब वो ऑलरेडी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से उसने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम किया है, तो सीजी कहेगा जी ऐसे केस में हम आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। और अगर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, इसकी वैलिडिटी बता जाती है 5 साल, और 5 साल तक वो इंसान जब मर्जी चाहे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर पाएगा। पर अगर बेटा आज कोई एक्सपीरियंस है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो जी लॉने का आपने कम से कम पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपने 15 लाख रुपए अगर लगा रखे थे, तो ऐसे केस में आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे, हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। पर बेटा आज कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन आया, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं कह रहा हूं जी मुझे भी आज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना है, पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मुझे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो काम करना है, मुझे इंडिया के बाहर से कोई चंदा आना है, और बाहर का कोई इंसान मुझे चंदा देकर कह रहा है ठीक है हर्ष सर आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करो। मैं सीजी से रजिस्ट्रेशन मांगने गया, सीजी कह रही सॉरी हर्ष सर हम आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा सीजी ऐसे केस में कोई रास्ता है, सीजी ने कहा जी हम एक काम कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इस केस में हमसे क्या ले सकते हो, प्रायर परमिशन। तो यहां पर हम आपको सर्टिफिकेट देकर ये नहीं कह सकती हर्ष सर 5 साल तक जब मन करे पैसा रिसीव करना, नहीं, हम आपको बस क्या एक परमिशन क्या दे सकते हैं कि आप ये एक पर्टिकुलर पैसा या ट्रांजैक्शन बाहर से रिसीव करके उसे इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर लगा देना, इस चीज की प्रायर परमिशन हम आपको यहां पर दे पाएंगे। तो बेटा या तो हमें मिल जाता है रजिस्ट्रेशन जो वैलिड रहेगा और उस दौरान हम कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर पाएंगे, पर अगर हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, ऐसे केस में केस टू केस बेसिस पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकते हैं प्रायर परमिशन। तो बेटा ये लॉ आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन का एज पर सेक्शन 11। बेटा सेक्शन 11 की सारी बातें आई, बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर बेटा मैं सीजी से प्रायर परमिशन मांगने गया और मैंने कहा देखो सीजी मुझे ना बाहर से 10 करोड़ रुपए आने वाले हैं, कृपया प्रायर परमिशन दे दो, तो सीजी कह रहे जी आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो वो बहुत बल्क है। तो सीजी ने यहां पर एक छोटी सी बात क्या बोली, अगर आप प्रायर परमिशन मांगने जा रहे हो, आपको बाहर से 10 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ आ रहे हैं, परमिशन तो मिल जाएगी, पर अगर आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो यहां सीजी प्रायर परमिशन देते वक्त मुझे एक बात क्या बोल सकता है, फॉर एग्जांपल मेरे को बाहर से 1.5 करोड़ रुपए आने वाला था, तो सीजी कहेगा हर्ष सर हम आपको प्रायर परमिशन तो दे रहे हैं, पर हम चाहते हैं आप ये पैसा लेट से 3 इंस्टॉलमेंट में रिसीव करो। तो सीजी मुझे ये पैसा इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करने को बोल सकता है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगा, देखिए हर्ष सर पहला इंस्टॉलमेंट जब आप एटलीस्ट 75% यूटिलाइज कर लोगे ना, तब फिर आप दूसरा इंस्टॉलमेंट रिसीव करना, फिर वो 75% यूटिलाइज कर लोगे, फिर आप तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, बहुत सब्सटेंशियल है, तो सीजी मुझे वो पैसा इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करने के लिए कह सकता है, और कहेगा जी एक इंस्टॉलमेंट का 75% यूज होने के बाद ही आप बाकी कर करके एक एक करके इंस्टॉलमेंट रिसीव करिएगा। ये कंडीशन सीजी मेरे ऊपर लगा सकता है, और बेटा सीजी में कंडीशन मेरे ऊपर कौन लगाएंगे, अमित शाह जी। ध्यान रखना एफसीआरए का रेगुलेशन हमारी होम मिनिस्ट्री देखती है, तो इसलिए अमित शाह जी या हम कहेंगे एक तरह से होम मिनिस्ट्री हमारी इन चीजों का रेगुलेशन यहां पर चेक करेगी। तो बेटा यही बात यहां पर आई, या तो मुझे लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन या मुझे लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन। रजिस्ट्रेशन सिर्फ कब मिलेगा, अगर मेरे पास एक रीजनेबल एक्सपीरियंस है। पर जैसे बेटा सेक्शन 11 में सीजी ने कहा कि इन सारी एनजीओस को, इनको मैं शॉर्ट में बोल दूंगा एनजीओस, अगर इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो या तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या प्रायर परमिशन। ये बात बोलते ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर बना दी बेटा सेक्शन नंबर 12, और उन्होंने क्या कहा जी इन सब लोगों को रजिस्ट्रेशन या एनजीओस को रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन लेने के लिए सेक्शन 12 की इन कंडीशंस को करना पड़ेगा सेटिस्फाई। क्या कंडीशन जी, ये सब लोग फिक्टिशियस ना हो, इन्हें पास्ट में प्रोसिक्यूट ना किया होगा किस ऑफेंस के लिए, कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस फेथ, कि आप एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों में कन्वर्ट करने का गलत काम कर रहे थे, उस चीज के लिए अगर आप कभी प्रोसिक्यूट हुए थे तो सीजी कभी भी आपको यहां पर प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। आपको बेटा प्रोसिक्यूट किया गया था कम्युनल टेंशन, देश में कभी दंगे हुए थे, उसके लिए आपको कभी प्रोसिक्यूट अगर किया गया है, ऐसे केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप पर कभी भी सेडिशन के चार्जेस लगे थे, देशद्रोह के आरोप आप पर लगे थे, तो जी ऐसे केस में भी सीजी आपको रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन नहीं देगी। आपको बेटा गिल्टी पाया गया था डाइवर्जन ऑफ फंड्स के लिए, कि पास्ट में भी सीजी ने आपको परमिशन दी थी, आपने वो पैसा रिसीव करके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं लगाया, आपने उस पैसे को गलत जगह आगे जाकर डाइवर्ट कर दिया, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन नहीं मिलेगा।
आपने बेटा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए ना कर अपने पर्सनल गेन्स के लिए किया। आप पास्ट में एफसीआरए एक्ट की बातें तोड़ चुके हो। सेक्शन 3 में अगर प्रोहिबिटेड हो तो रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन मांगने मत आना, और आपके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। अगला जी, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट लाइकली टू प्रेजुडाइज इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट या हार्मनी। जो बात बेटा मैं बार बार समझा रहा था, ये सारे फैक्टर्स देखकर आपको इस एक्ट का इंटेंट समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को इन सब कामों के लिए कभी प्रोसिक्यूट किया गया, देश के अंदर दंगे बंगे हुए, देश में डिसहार्मनी क्रिएट हुई, तो जी ऐसे केसेस में इन लोगों को रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन ना मिलने का क्या मतलब है कि जी आप बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर पाओगे। तो बेटा सेक्शन 12 ने लगाई ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन। तो सेक्शन 11 वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन अगर चाहिए तो सेक्शन 12 की कंडीशंस को करना पड़ेगा सेटिस्फाई। और बेटा सेक्शन 12 की कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो और आप सीजी से परमिशन मांगने जाते हो या रजिस्ट्रेशन मांगने जाते हो, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर यहां पर आ रहा है। और प्रोसीजर ने क्या कहा जी, सीजी के पास परमिशन मांगने जाने से पहले आप पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना, जिस बैंक अकाउंट में आप वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने वाले हो। तो आपको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा उसके लिए आपको एक खाता ओपन कराना है। ध्यान रखना बेटा, ये वाला अकाउंट आप सिर्फ खुलवा सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग नई दिल्ली वाली ब्रांच के पास। तो अगर आपको बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए आपको इसी एसबीआई की इसी ब्रांच में खाता खुलवाना पड़ेगा, तभी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव कर पाओगे। तो पहले तो ये अकाउंट ओपन कराना, फिर आप सीजी को देना एप्लीकेशन कि जी हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए या प्रायर परमिशन। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो सीजी आपको रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन दे देगा अगले 90 दिन में। प्रायर परमिशन जो आपको मिलेगा ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक पर्पस या अमाउंट के लिए वैलिड है, वो उसकी लॉन्गेटिविटी नहीं है, वो एक केस स्पेसिफिक बेसिस पर आपको मिलता है। पर बेटा अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहता है 5 सालों के लिए। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। आप अगले 5 सालों तक जब भी चाहो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लेना। सर जैसे ये 5 साल पूरे होने वाले हैं, क्या मैं अपने इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करा सकता हूं? ध्यान रखना बेटा, द आंसर इज यस। और इस बात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, पेपर में भी बहुत सवाल आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रावधान के तहत बहुत सारे लोगों का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल भी करते हैं। आई गेस हर हफ्ता ऐसा बीतता होगा बेटा, कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता होगा जहां पर आपको एफसीआरए की कोई न्यूज़पेपर में देखने को ना मिले। तो ये प्रैक्टिकली बड़ा इस्तेमाल होता है। और सीजी ने क्या कहा जी, आज अगर किसी को रजिस्ट्रेशन मिला था तो उसका वो रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए वैलिड रहेगा, पर वो इंसान अगर चाहे तो अपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने आ सकता है। और रिन्यू करवाने कब आना पड़ेगा? तो लॉ ने कहा जी आपका जब भी सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है उससे पहले 6 महीने के भीतर भीतर कभी भी आकर आप उसे रिन्यू करवा सकते हो। तो आपका सर्टिफिकेट लेट से 31 दिसंबर को अगर एक्सपायर हो रहा था, 31 दिसंबर 2023 को, तो आप 30 जून के बाद 31 दिसंबर तक कभी भी जाकर अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा लेना, आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा रिन्यू। सर अगर हम रिन्यू करवाने नहीं गए तो ऑब्वियसली बेटा आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। दोबारा से रिसीव करना है, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है। पर यहां पर लॉ ने आपको एक छोटा सा बेनिफिट दिया। लॉ ने कहा जी अगर आप किसी कारणवश रीजनेबल ग्राउंड पर इन 6 महीने के भीतर भीतर नहीं जा पाए, तब भी हम आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप अगले 1 साल में जाकर अपने उस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा सकते हो। तो बेटा अगर 5 साल एक्सपायर होने पर आपने सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराया तो अगले 1 साल तक आप जाइए, सीजी को आप रीजन बताइए, सीजी आपका सर्टिफिकेट कर सकते हैं रिन्यू। पर नीडलेस टू से अगर 1 साल तक भी आप नहीं गए फिर तो आपका पुराना सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा, आपको नए सिरे से सीजी को देनी पड़ेगी एप्लीकेशन। और ये बात भी बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। और यही बात बोली गई, रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 इयर्स to be renewed within 6 months before expiry if sufficient cause can be renewed within 1 year from the date of expiry। एंड आगे जी सीजी आपके रिन्यूअल एप्लीकेशन भी 90 डेज में करेगी अप्रूव, और एक बार अगर आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो गया वो वैलिड रहेगा 5 सालों के लिए। तो सेक्शन 11 के लोग या तो रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं प्रायर परमिशन, वो रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन से पहले सेक्शन 12 की कंडीशंस को फुलफिल करेगा और ये प्रोसीजर को आप करेंगे कंप्लाई। आ जाते बेटा एक बार कॉम्पैक्ट बुक पर और ये सारी बातें देखते हैं। बेटा सेक्शन 11 के इन एनजीओस को या तो रजिस्ट्रेशन लेना या प्रायर परमिशन, रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन लेने के लिए सेक्शन 12 की एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है कि आप फिक्टिशियस ना हो, आपने एक्ट ना ब्रेक किया हो, सेडिशन के चार्जेस ना लगे हो, रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो, पिछले 3 सालों में 15 लाख रुपए आपने सोसाइटी के बेनिफिट पर खर्च किए हो, प्रायर परमिशन चाहिए तो आपके पास एक रीजनेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जी इस प्रोजेक्ट के लिए हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस पूरी कर जाते हो तभी आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन। और बेटा रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन मिलने का प्रोसीजर क्या है? आपको एक एफसीआरए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सीजी आपकी एप्लीकेशन 90 डेज में करेगा डिस्पोज ऑफ,
अगर आपको प्रायर परमिशन मिला है वो तो केस टू केस बेसिस पे है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला है तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 5 साल। क्या सर हम इस सर्टिफिकेट को बाद में रिन्यू भी करा सकते हैं? द आंसर इज यस। रिन्यूअल वाली बात बेटा आपकी निकल करके आती है सेक्शन 16 से, और सेक्शन 16 ने क्या कहा जी, आप एक्सपायर होने से, जब भी आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है उससे पहले 6 महीने के भीतर भीतर आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा पाएंगे। अगर किसी कारणवश नहीं करा पाए, आपके पास एक सफिशिएंट ग्राउंड है, तो आप अगले 1 साल में जाकर भी सर्टिफिकेट करवा सकते हैं रिन्यू। सीजी आपकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन भी 90 डेज में डिस्पोज ऑफ कर देगी, और बेटा सर्टिफिकेट जो रिन्यू होगा वो फिर से वैलिड रहेगा 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल। इस तरीके से आप अपने एफसीआरए लाइसेंस को करवा सकते हैं रिन्यू। तो बेटा ये सारी बातें आ गई रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन। ये सारी बातें करने के बाद बेटा अगली बात यहां पर आ रही है, और अगली बात आ रही है आपके सर्टिफिकेट के कैंसिलेशन या सरेंडर की। पहले बात समझते बेटा, सरेंडर। सरेंडर का क्या मतलब है? किसी एंटिटी ने बेटा लेट सपोज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था, पर अब वो कह रही थी मेरे को जो चंदा आना था आ चुका है, और अगले 5 सालों तक मैं सर्टिफिकेट अपने पास रखूं, हर साल एफसीआरए के कंप्लायंसेस करूं, हर साल खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करूं, मेरे को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, एफसीआरए का कंप्लायंस करना मेरे को पसंद नहीं है, तो बेटा वो कंपनी जाकर अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकती है। तो लॉ ने क्या कहा, सीजी में परमिट एनी पर्सन टू सरेंडर द सर्टिफिकेट। तो आप जाइए, आप अपना एफसीआरए सरेंडर करिए, पर जिस समय आपने एफसीआरए सरेंडर किया है, अगर उस समय आपके पास कोई अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है, तो जी उसका इस्तेमाल कैसे होगा, वो सीजी एक अथॉरिटी को कर देगी डेलीगेट। तो सीजी बेटा उस बैंक को बोलेगी कि उसके पास अगर कोई अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको आप मैनेज करो। तो ये तो बात आती है बेटा सरेंडर की, अंडर सेक्शन 14 है। अगली बात आती है बेटा कैंसलेशन, और इसका इस्तेमाल बेटा हमारे अमित शाह जी ने बहुत ज्यादा किया। ट्रस्ट मी, आप एक बार गूगल पर बस लिखकर देखना, लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसलेशन। तो जी पिछले 1-1.5 साल में मैं कहूंगा इतनी एंटिटीज के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो कि मैं क्या बताऊं। बहुत सारी एंटिटीज के नाम है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जामिया इस्लामिया है, आपकी राजीव गांधी ट्रस्ट है, ये कुछ नाम मेरे माइंड में आ रहे हैं जिनके एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। तो बेटा ये कुछ एंटिटीज के नाम यहां पर है, आप गूगल पर लिखना, लाइन से बहुत सारी न्यूज़ेस आपको देखने को मिल जाएगी किन किन एंटिटीज के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुए। सवाल उठता है जी, किसी भी एंटिटी को अगर एफसीआरए लाइसेंस मिला था कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करिए, आज उसका लाइसेंस कैंसिल क्यों होगा? तो बेटा एफसीआरए लाइसेंस सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पर कैंसिल होगा अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो लॉ ने क्या कहा, सीजी में कैंसिल द सर्टिफिकेट इफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, कि जब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपने सीजी को जो एप्लीकेशन दी, अगर उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन थी रजिस्ट्रेशन की, आपने उनको ब्रेक किया, आपने एफसीआरए एक्ट की बातों को तोड़ा, आपने एनुअल कंप्लायंसेस नहीं किए, कोई और बात तोड़ी, आपने उस पैसे का इस्तेमाल गलत जगह कर दिया, आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया, या आप 2 साल तक पैसा रिसीव करने के बाद भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसे केस में बेटा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है कैंसिल। और अगर एक बार आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो चुपचाप 3 साल तक बैठे रहना, अगले 3 साल तक भी आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये बेटा लॉ आता है रिगार्डिंग द कैंसिलेशन। पर बेटा आज होम मिनिस्ट्री को लग रहा है कि जी क्या इस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी कर रही है कि जी क्या इन्होंने एक्ट की बातों को तोड़ा है, क्या इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है, और सीजी देख रही जी अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि जी क्या इसने लॉ ब्रेक किया है या नहीं, और वो एंटिटी धड़ाधड़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया जा रही है, तो हमें अभी उसका सर्टिफिकेट कैंसिल करना है। वी विल अराइव ऑन दैट डिसीजन, पर वो फटाफट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किए जा रही है। तो बेटा सीजी अगर चाहे तो फॉर द टाइमिंग उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करके रजिस्ट्रेशन कर सकती है सस्पेंड। सस्पेंड का क्या मतलब है, हम उस एंटिटी से कहेंगे जी रुक जाओ, आपका सर्टिफिकेट अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं। वो कहेगी जी क्या मेरा सर्टिफिकेट खत्म हो गया, हम कहेंगे जी नहीं, हम चेक कर रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल होना बनता है या नहीं। तो फॉर द टाइमिंग आप एक टेम्परेरी बैन उन पर लगा सकते हो, उनका सर्टिफिकेट सस्पेंड करके। और आपने अगर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया तो सस्पेंशन के दौरान वो नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना जी, क्या सस्पेंशन परमानेंटली चल सकता है? आंसर इज नो। इसलिए लॉ ने क्या कहा, पेंडिंग द कंसिडरेशन ऑफ कैंसिलेशन, कि उस एंटिटी का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए या नहीं, सीजी उसका लाइसेंस कर सकती है सस्पेंड। कितने दिनों के लिए? या तो इनिशियल 180 डेज या फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 180 डेज। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया, आप कोई भी नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करोगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी लेट से 1 करोड़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ था, तो सीजी ने कहा इसको यूटिलाइज भी मत करना। वो कह रही जी यूटिलाइज नहीं करें, हमें तो पैसे से पेमेंट करनी है। तो सीजी ने कहा चलो ठीक है, अगर आपके पास अभी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, हम उसमें से 25% आपको यूज करने की इजाजत दे सकते हैं, पर पहले आपको सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर आपको पेंडिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है, तो आप सिर्फ 25% तक ही यूज कर पाओगे। अगर 25% तक भी यूज करना चाह रहे हो, पहले सीजी से परमिशन मांगो, देन वी कैन अलाउ। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 75%? तो बेटा वो डिपेंड करेगा बाद में उनका सर्टिफिकेट एक्चुअली कैंसिल होता है या नहीं। तो अगर सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हुआ और सस्पेंशन हट गया, फिर तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। पर अगर सर्टिफिकेट उनका बाद में बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो सीजी बाकी का सारा पैसा कर लेगी सब।
तो इसलिए ये बेटा लॉ आ जाता है आपका रिगार्डिंग द टेम्परेरी सरेंडर, और यही सारी बातें आपकी कॉम्पैक्ट बुक में भी लिखी है कि जी सीजी अगर चाहे या आप चाहो तो सीजी को अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर दीजिए, सीजी अगर चाहे तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकती है इन ग्राउंड्स पर पेंडिंग द क्वेश्चन ऑफ कैंसिलेशन आपका सर्टिफिकेट यहां पर सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंड कितने टाइम के लिए होगा? या तो 180 डेज प्लस 180 डेज के लिए, और ऐसे केस में आप 75% अनयूटिलाइज्ड अमाउंट तो यूज कर ही नहीं पाओगे, पर 25% यूज कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा यहां पर एक सेक्शन 12 आया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसने बस इतना कहा कि जब हम सीजी से रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन मांगने जाएंगे, सीजी हमारा केवाईसी करेगी, ऑब्वियसली वो हमारा आधार कार्ड वगैरह मांग सकते हैं, ये बात है। और सेक्शन 15 ने बस इतना कहा कि अगर हमारा सर्टिफिकेट हम सरेंडर करते हैं या कभी कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास अगर कोई पैसा पड़ा हुआ था तो उस पैसे के लिए सीजी बैंकिंग कंपनी को कहेगी जी आप उस पैसे को अपने कंट्रोल में लो, और फिर एक अथॉरिटी को डेलीगेट करेगी कि जी ये जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस एंटिटी के पास था ये हम जब्त करके अपने आगे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लगाएंगे। तो ये सारी बातें आ जाती है आपके रिगार्डिंग एफसीआरए, और मैं कहूंगा एफसीआरए की सब्सटेंशियल बातें यहां पर होती हैं समाप्त। बस अगर आप इस 1 पेजर डायग्राम पर आएंगे या एक दो बातें बस सेक्शन 7 और 8 से और निकल कर आई। सेक्शन 7 ने बेटा जो बात कही ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बात में भी पहले आई है अमेंडमेंट। पहले क्या होता था बेटा, फॉर एग्जांपल आज कोई एंटिटी है एबीसी, उसे एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है और उसने वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, और एबीसी चाहती है जी ये पैसा मैं किसी दूसरी ईएफजी वाली एनजीओ को दे दे और वो भी एफसीआरए में रजिस्टर्ड है। तो क्या एक एफसीआरए की रजिस्टर्ड एंटिटी अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे एफसीआरए वाली रजिस्टर्ड एंटिटी को दे सकती है? पहले बेटा लॉ में अलाउड था, पर अब इस पर लग गया है टोटल बैन। और अब लॉ ने क्या कहा जी, आज जिस एंटिटी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा सिर्फ वही एंटिटी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। इस पैसे को आप किसी भी पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे सामने वाला इंसान एफसीआरए में रजिस्टर्ड है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज नॉट टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। सेक्शन 8 ने यहां पर क्या कहा, नॉट टू यूज एफसी फॉर एनी अदर पर्पस। मतलब आज अगर किसी एनजीओ ने कहा था जी मुझे बाहर से चंदा आया ताकि मैं इंडिया में नए नए स्कूल्स ओपन कर पाऊं, तो जी आप उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए करोगे, आप किसी और पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस एनजीओ ने कहा जी स्कूल खोलने के लिए ना मुझे कुछ टीचर्स वगैरह हायर करने हैं, कुछ लोग रखने हैं जो इस चीज को एडमिनिस्टर करेंगे कि स्कूल सही से चले, यानी तो क्या मैं एफसीआरए का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के टुवर्ड्स कर सकती हूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आपको बाहर से 1 करोड़ की डोनेशन आई है आप अप टू 20% उसका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हो, पर अगर आपको 20% से ज्यादा का फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए करना है तो पहले आपको सीजी से लेना पड़ेगा अप्रूवल। सॉरी, अगली बात आई जी, उसने कहा जी देखो मुझे बाहर से 1 करोड़ आया है, मैं स्कूल खोलने में इस्तेमाल तो करूंगी, पर अभी मुझे स्कूल खोलने में समय है, मुझे बिल्डिंग देखनी है, एक लैंड का एरिया देखना है जहां पर मैं स्कूल ओपन करूंगी। तो मीनवाइल मैं क्या मैं इस पैसे को ऐसे ही पड़ा रहने दो? हमने कहा नहीं जी, आप उस पैसे को बैंक में रख दो, एफडी वेफडी आपका सेविंग में भी आ जाएगा। कंपनी कह जी मैं काम करूं, इंडियन स्टॉक मार्केट ना बड़ी गिरी हुई है, तो मेरे को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आया हुआ है इसको मैं स्टॉक मार्केट में लगा देती हूं, जब तक मैं वो पैसे को यूटिलाइज करूंगी उस तक पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। तो वो उस पैसे का इस्तेमाल बेटा शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में करना चाह रही है, लॉ ने उस चीज को करा हुआ है बैन। और लॉ ने क्या कहा, नॉट टू यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल इस पर पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखना आप अपने उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते, ये करना आपको अलाउड ही नहीं है, सीजी की इजाजत से भी काम नहीं, उसका ध्यान रखना, ये करना आपको परमिटेड नहीं है। ये बेटा सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 7 और 8 की। और अगर आप अपनी मेन बुक में आएंगे यही सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी जी कि ये सब काम करना आपको अलाउड नहीं है। तो बेटा ये आपकी कॉम्पैक्ट बुक में सेक्शन देखे हमने। इसके बाद बेटा आगे की बातें अगर कहें, आगे की बातें फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कॉम्पैक्ट बुक पर आएंगे ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। सेक्शन 7 ने क्या कहा कि जी आप किसी और पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं करोगे। सेक्शन 8 ने बेटा क्या कहा कि आप उसका इस्तेमाल स्पेकुलेटिव बिजनेसेस के लिए नहीं करेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 20% से ज्यादा यूज करना चाह रहे हो, सीजी से लेना पड़ेगा परमिशन। बाकी यहां पर सेक्शन 9 आया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू कैन कट। यहां ये क्या कह रहे हैं जी, सीजी को अगर लगे वो किसी भी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से प्रोहिबिट कर सकती है कि जी वो शायद एनजीओ वगैरह तो नहीं है, नेता तो नहीं है, पर इस पर्सन पर भी बैन लगाना है, रेगुलेट करना है, सीजी कैन डू दैट। सेक्शन 9 यू में स्किप। और सेक्शन 10 ने बस इतना कहा कि आज अगर आपने एक्ट की बातों को तोड़ते हुए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो सीजी आपको उस पैसे को इस्तेमाल करने से प्रोहिबिट कर पाएगी और आप पर बैन लगा दिया जाएगा कि आप उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करें। बेटा ये आपकी एफसीआरए एक्ट की सारी मेजर बातें हो जाती हैं यहां पर फिनिश। पर अगर आप अपनी कॉम्पैक्ट बुक पर आओगे बेटा, यहां पर आपको कुछ मिसलेनियस सेक्शंस और देखने को मिल रहे हैं। फटाफट से इन मिसलेनियस सेक्शंस को भी हम निपटा देते हैं। तो आगे ये मिसलेनियस टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इनको फटाफट से निपटाते हैं। सबसे पहली बात आ रही बेटा अकाउंट्स, ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो आज अगर इंडिया की एनजीओ वगैरह
फॉरेन से चंदा रिसीव किए जा रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो बेटा क्या उन्हें अपने प्रॉपर खाते बनाकर रखने चाहिए? क्या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए कि कितना पैसा आया, कहां इस्तेमाल हुआ? आंसर इज यस। उसी के लिए एफसीआर एक्ट ने कुछ बातें लिखी। पहली बात एफसीआर ने क्या कही कि जी आपको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो रिसीव तो सिर्फ कहां होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो संसद मार्ग वाली ब्रांच पर। तो आपको वहां एक एफसीआरए अकाउंट खुलवाना है और आपको बाहर से लेट से 10 करोड़ आया तो वो पैसा पहली बार तो इसी खाते में आएगा। कंपनी ने कहा जी क्या मैं इसको पैसे को इसी खाते से यूज करूंगी या यूज करने के लिए या इस पैसे को किसी अच्छे बैंक की एफडी में डालने के लिए मैं इसे किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकती हूं। तो लॉ ने कहा जी रिसीव तो आप एसबीआई में ही करना, पर अगर आप उस पैसे को होल्ड करके रखना चाहते हो तो आप चाहो तो आप किसी भी दूसरे बैंक के पास एक एफसीआरए अकाउंट खुलवा सकते हो और आप उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो और उस बैंक से आप उस पैसे को होल्ड भी कर पाओगे और उस बैंक अकाउंट में आप उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा जी 10 करोड़ मुझे रिसीव करना है, क्या मैं एचडीएफसी बैंक के खाते में रिसीव कर दूं? हमने कहा नहीं, आप पैसा रिसीव तो एसबीआई में करना। कंपनी ने कहा जी इस पैसे को मुझे आगे यूटिलाइज करना है, पर यूटिलाइज करने से पहले मैं चाहती हूं कि मैं इसको एचडीएफसी बैंक के एफसीआर अकाउंट में लेट से इसमें से 2 करोड़ ट्रांसफर कर दूं और उस बैंक से मैं आगे खर्चा करना चाहती हूं। लॉ कह रहे जी ये करना संभव है। तो पैसा रिसीव तो एसबीआई में ही होगा, पर आप उस पैसे को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करके वहां पर होल्ड भी कर सकते हो और वहां से यूटिलाइज भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना कंपनी आपको एसबीआई या एचडीएफसी या किसी भी दूसरे बैंक में एफसीआरए अकाउंट खुलवाना है और आप इन अकाउंट से सिर्फ एफसीआरए की ही एंट्रीज करोगे, मतलब इसमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा और इन खातों से सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जाएगा, कोई भी दूसरी एंट्री आपको इन खातों में करना अलाउड नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एफसीआरए की एंट्री करनी है, पहली बात। अगली बात है बेटा इंटीमेशन की, कि जिस भी एंटिटी ने रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन ऑब्टेन किया है वो हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद विद इन 9 मंथ्स सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंटीमेशन देंगे कि जी साल भर में उन्हें कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ, कहां कहां उन्होंने उस पैसे को यूटिलाइज किया और किस सोर्स से वो पैसा आया था। और साथ में बेटा आपको बैंक स्टेटमेंट भी सीजी को फर्निश करनी है। ये लीजिए हमारी इस साल की बैंक स्टेटमेंट, जिसको आप 6 सालों तक प्रिजर्व करके रखोगे। अगली बात कंपनी आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करिएगा कि कितना पैसा आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आया था, कहां कहां आपने उसका यूटिलाइजेशन किया। सीजी को अगर कभी भी जरूरत लगी कि जी इस एंटिटी में घपला हो रहा है, शायद गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, सीजी ऑडिट करवा सकती है। और अगर बेटा आपने एक्चुअली में घपला किया होगा तो जी ऐसे केस में सीजी आप पर बैन लगा के आपके सारे पैसे को जब्त भी कर पाएगी। यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, इन पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगली बात है बेटा एडजुडिकेशन की, और एडजुडिकेशन में क्या बोला गया कि जी सीजी के पास क्या पावर है कि वो आपके एसीएस को कर सकती है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब आज के बाद वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सरकार का। तो जी अगर आपने इस एक्ट की बातों को तोड़ते हुए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया और अगर तो उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है अप टू ₹10 लाख, तो आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपकी वो एंटिटी या सॉरी आपका वो एसीएस हो सकता है कॉन्फिस्केट। और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कौन पास करेगा? लॉ ने कहा जी सच ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज एज सीजी में नोटिफाई। तो जी असिस्टेंट सेशन जज या उनसे ऊपर के लेवल के जजेस उस पैसे को कर सकते हैं कॉन्फिस्केट। अगर आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन कॉन्फिस्केट हुआ इस केस में तो आप अपील का फाइल कर पाओगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अपील कितने टाइम में फाइल कर देना? 1 मंथ या फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 1 मंथ। पर बेटा अगर एसीएस का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा था तो ऐसे केस में एडिशनल सेशन जज उसे कॉन्फिस्केट नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कहां से आएगा? कोर्ट ऑफ सेशन से। और अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर से खुश नहीं हो देन यू कैन फाइल एन अपील विद द हाई कोर्ट। तो बेटा इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एफसीआरए के फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कर सकती है जब्त। और जी अगर आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब्त हो रहा है तो जी ऐसे केस में आप अपील फाइल कर सकते हो। फिर आई बेटा यहां पर दूसरी बात, इसने क्या कहा? अगर आज कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर से एग्री है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी का रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन ग्रांट ही नहीं किया, मना कर दिया जी हम आपको लाइसेंस नहीं दे रहे, या आपका सर्टिफिकेट बिना बात के कैंसिल कर दिया, आपको लग रहा है जी राजीव गांधी ट्रस्ट का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है गलत ग्राउंड्स पर कैंसिल हुआ है, तो आप विद इन 60 डेज हाई कोर्ट के पास कर सकते हैं अपील फाइल। तो अगर सीजी आपके एफसीआरए के लाइसेंस को कैंसिल कर रही है, प्रायर परमिशन नहीं ग्रांट कर रही या एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं कर रही, यू कैन फाइल एन अपील डायरेक्टली विद द हाई कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अगली बात आई जी सीजी ने किसी एंटिटी का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया था पर सीजी को लग रहा है जी गलत किया, हमें ऑर्डर रिवाइज करना बनता है, तो क्या सीजी ऑर्डर रिवाइज कर सकते हो? तो आंसर इज यस। हमने उसको प्रायर परमिशन नहीं दी, गलत किया, प्रायर परमिशन देते हुए इंस्टॉलमेंट की कंडीशन लगाई, गलत किया, तो क्या सीजी अपने ऑर्डर्स को रिवाइज करने की पावर रखते हैं? द आंसर इज यस। बस सीजी आप वो ऑर्डर रिवाइज कैसे करोगे? या तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से ही लग रहा है जी मैंने गलत कर दिया, मैं थोड़ी सी ज्यादा ही हार्श हो गई थी, इट कैन रिवाइज, या बेटा किसी पर्सन की कंप्लेंट पर सीजी अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है।
अगर सीजी सुओ मोटो अपने ऑर्डर को रिवाइज करना चाहती है बेटा, वो रिवाइज्ड ऑर्डर उसे पास करना पड़ेगा 1 साल के भीतर भीतर। 1 साल मतलब जब ओरिजिनल ऑर्डर आया था उसके 1 ईयर के भीतर भीतर। अगर कोई पर्सन जाकर चाहता है कि जी सीजी कृपया आप अपने ऑर्डर को रिवाइज कर दीजिए, तो बेटा वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा अगले 1 साल में। और अगर उसके बाद पर सीजी को सही लगा, सीजी कैन रिवाइज दी ऑर्डर। तो रिवीजन ऑफ ऑर्डर का एक छोटा सा टॉपिक आया। एंड फाइनली एफसीआरए का बेटा लास्ट टॉपिक आ रहा है, जहां पर आ रही है एफसीआरए की पेनल्टीज। आई डोंट थिंक यहां पर मेरे पढ़ाने लायक कुछ है, ये पेनल्टीज आप खुद से पढ़ सकते हो। अगला एक पॉइंट आया ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कि जी इंडिया में किसी कंपनी को एफसीआरए लाइसेंस लेना था, बिना लाइसेंस लिए धड़ाधड़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया जा रही है। तो ऐसे केस में बेटा क्या उस कंपनी को जेल वगैरह भी हो सकती है? बेटा कंपनी जेल में कैसे जाएगी? तो इसलिए लॉ ने क्या कहा जी, कंपनीज के केस में लायबल कौन होंगे? उनके ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो भी पर्सन इंचार्ज थे। पर अगर कोई डायरेक्टर वगैरह ये साबित कर दे कि उसकी नॉलेज के बिना ये ऑफेंस हुआ है, वो बच जाएगा। अगली बात बेटा यहां पर ध्यान रखना, इस सेक्शन में कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी इंक्लूड्स फर्म, एलएलपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर सेक्शन में कंपनी में फर्म क्यों आ रही है? तो बेटा अगर ये सेक्शन यहां पर ना होता, सीजी को क्या करना पड़ता? वो कहते हैं जी कंपनी में ऑफेंस हुआ है, डायरेक्टर जेल जाएगा, फर्म में ऑफेंस हुआ है, पार्टनर जेल जाएगा, एलएलपी में ऑफेंस हुआ है, ये बंदा जेल जाएगा। हर एंटिटी के लिए उन्हें अलग अलग लॉ बनाना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपनी के लिए बात लिख दी और कंपनी की डेफिनेशन में बाकी सारी एंटिटीज को कवर कर दिया। तो अगर किसी भी एंटिटी में कोई ऑफेंस हो रहा है, तो जो भी उस एंटिटी का पर्सन इंचार्ज है, वो यहां पर जेल जाने के लिए लायबल हो जाएगा। अगली बात बेटा, कोई भी कोर्ट एफसीआरए एक्ट का ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर का सैंक्शन नहीं मिल जाए। ध्यान रखना बेटा, कोर्ट अगर ऑफेंस का सैंक्शन या कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एफसीआरए का केस अगर कोर्ट में चलाना है, तो कोर्ट उस केस की सुनवाई सिर्फ तब करेगा अगर केस फाइल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स का ऑथराइजेशन था। सर क्या एफसीआरए एक्ट के ऑफेंसेस भी कंपाउंडेबल है? यस, पर अगर आपने सेम ऑफेंस 3 साल में रिपीट कर दिया, तब वो कंपाउंडेबल नहीं रहेगा। और अगर बेटा आपका एफसीआरए एक्ट का ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है, ऐसे केस में आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा। एंड फाइनली बेटा लास्टली कुछ मिसलेनियस प्रोविजन, कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि किसी भी पर्सन से एफसीआरए एक्ट के तहत कोई इंक्वायरी कर सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन वो करवा पाएगी, और सीजी आपको डायरेक्शन दे पाओगे, रूल्स बनाने की पावर है, और एफसीआरए एक्ट की बातों से एग्जम्प्ट करने की पावर भी सीजी के पास है। एंड बेटा दिस इज ऑल अबाउट आपका एफसीआरए एक्ट। आई ट्राइड बेटा कि मिनिमल टाइम में आपके एफसीआरए की पूरी कवरेज में आपको करवा पाऊं। आई गेस लगभग 1 आवर के अराउंड शायद ये वीडियो आपकी हुई होगी। तो इस टाइम के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी कि एफसीआरए क्यों बना, क्या पर्पस था, उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू यहां पर आपको मिल जाए। आई होप यू लाइक द वीडियो। बेटा जैसा भी आपको ये वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज बेटा मैं फिर से वही बात कहता हूं कि मैं इस पूरे टॉपिक को 1 घंटे में कंपाइल कर पा रहा हूं। उसका रीजन यही है कि मैंने इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय पहले डिवोट किया है। तो आई हैव डिवोटेड मेनी वीक्स एंड डेज यहां पर, तब जाकर ये टॉपिक पूरा 5 पेजेस की कॉम्पैक्ट बुक में समरी आई है इसकी, और इस 1 पेज में एफसीआरए एक्ट की सारी बातों को मैं यहां पर कंसाइज कर पाया हूं। तो बेटा जैसा भी आपको वीडियो का फीडबैक है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक है जहां पर आपको हेल्प चाहिए, दैट यू कैन राइट डाउन। एंड जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको चलो और दे देता हूं, जिस भी बच्चे ने एंड तक ये वीडियो प्रॉपर्ली देखी है, क्योंकि कई नालायक तो आते हैं बीच में ही गिव अप करके चले जाते हैं, पर अगर किसी भी बच्चे ने वीडियो पूरी एंड तक देखी है, वही मेरा ये मैसेज सुन पा रहा होगा। और आपको बस जो छोटा सा हेल्प मैं करने जा रहा हूं, ये 5 पेजेस की जो बेटा जो एफसीआरए की समरी है, ये तो हमारी कॉम्पैक्ट बुक में कवर्ड है। आपके पास कॉम्पैक्ट बुक होगी जो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। आईजीपी की वेबसाइट है, मेरी अपनी वेबसाइट है, कहीं से भी यू कैन बाय। पर ये जो 1 पेज में एफसीआरए की जो मेन बातें आ रही हैं, जिस डॉक्यूमेंट से मैंने आपको पढ़ा है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी बच्चा मेरी बात सुन पा रहा है वही डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाकर आप ये डॉक्यूमेंट कर सकते हो डाउनलोड। कई बच्चों को कई बार डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए भी मैं एक बात बता दूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है CA_law_हर्ष गुप्ता। वहां पर जाकर सर्च बार में आप सिर्फ एफसीआरए टाइप कर देना, आपको एफसीआरए का ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपने सर्च सजेशंस के अंदर मिल जाएगा, वहां से यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट। चलिए बेटा विद दिस आई विल रेस्ट टुडे सेशन। मिलते हैं आपसे फिर से, एंड इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द सक्सेस, टेक केयर।